हेलो गाइस। तो इस ड्रामे में फीमेल लीड का नाम है लैंची, और लैंची इस टाइम पर बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रही थी, और उसकी वजह ये थी कि उसका एक लॉन्ग टर्म का बॉयफ्रेंड जिसका नाम यांजी था, एक्चुअली वो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा था। उसे उसकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं थी। उसने एक दफ़ा उसकी बातें सुन ली थी, जिसके थ्रू उसे पता चल जाता कि वो अपने फ्रेंड्स के बीच बैठकर उसका मजाक उड़ा रहा था और कह रहा था कि वो मुझसे ब्रेकअप करना अफोर्ड कर ही नहीं सकती, चाहे मैं किसी और लड़की के साथ समय बिताऊं या फिर उसे पीछे धकेलता भी रहूं, फिर भी वो कुत्ते की तरह से दुम हिलाती हुई मेरे पीछे ही चलती रहेगी। और उसकी वजह यह है कि उसे मेरी जियांग फैमिली से बेहतर ऑप्शन कोई मिल ही नहीं सकता। एक्चुअली ये लैंची की फैमिली इस टाइम पर फाइनेंशियल ट्रबल से गुजर रही थी, और वो ये एंगेजमेंट ब्रेक ऑफ करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, पर फिर भी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे आगे आ जाती है। वो जैसे ही अंदर एंटर होती है, यांजी को लग रहा था कि देखना अभी फिर से मुझे मनाने के लिए आई है, रूठी थी और खुद ही मनाएगी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होता। वो एक दफा फिर से उससे हकीकत पूछती है कि तुम्हारी एक लड़की चियाओ चियाओ के साथ मैंने फोटोज देखी थी, क्या वो रियल है? वो बोलता है हाँ रियल है, तुम क्या कर लोगी? और इसके साथ ही वो उससे कहती है कि आज से हमारा रिलेशनशिप खत्म, मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। ये कहती हुई वो तो वहाँ से चली जाती है, और जब लगता है यांजी को कि यहाँ पर मेरी इंसल्ट होने वाली है कि देखना मेरे सामने हार्ड टू गेट प्ले कर रही है, पर खुद ही 2 दिन बाद मुझे मनाने के लिए आ जाएगी। लेकिन अब की बार लैंची ने ऐसा कुछ भी नहीं करना था, और थोड़ी देर बाद लैंची को एक ऑफर मिलती है, और वो थी जिन फैमिली की तरफ से। उनका बटलर हुआंग वहां पर आता है और कहता है कि हमारे सेकंड यंग मास्टर जिनका नाम है बिंगचन, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, और वजह यह है कि उनके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, और जब उनकी और आपकी बर्थ डेट को मैच कराया गया था तो उससे पता चलता है कि आप उनके लिए बहुत लकी साबित होंगी, इसीलिए हम आपके लिए एक मैरिज प्रपोजल लेकर आए हैं। उनके बीच मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में थी, और इस कॉन्ट्रैक्ट में 100 से भी ज्यादा क्लॉजेस थी। एक्चुअली लैंची को इस वक्त अपनी फैमिली से छुटकारा चाहिए था, और उसके लिए उसे बहुत सारे पैसे की जरूरत थी, जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले उसे मिल रहा था। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो लैंची ने चूज किया था कि मैं इसी रास्ते को अप्रोच करूंगी। वो तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है, और उसके बाद उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसमें उसकी और बिंग चंग की फोटो भी लगी हुई थी। बिंग चंग के साथ कुछ हेल्थ इश्यूज थे, लेकिन वो क्या होने वाले हैं ये देखकर तो सभी हैरान रह जाते हैं। पहले दिन उसकी मेड उससे डांट खाकर कमरे से बाहर आ रही थी, तो यहाँ पर लैंची कहती है कोई बात नहीं, मैं उसे खाना खिला दूंगी, और उसके बाद नॉक करके वो अंदर जाती है, और हमें पता चलता है कि हमारा मेन लीड जो कि काफी हैंडसम है, लेकिन उसके साथ ये प्रॉब्लम है कि ना तो वो चल सकता है ना ही देख सकता है, वो ब्लाइंड भी है और क्रिपल्ड भी। लैंची को बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती, उसने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया हुआ था। उसे लगता है कि गुस्से का काफी तेज है, जिस तरह से इसने मेड को डांट के बाहर निकाला है, लेकिन वो उसे बहुत प्यार से कहती है कि क्या तुम अपनी वाइफ को भी खुद को फीड नहीं करने दोगे? और उसके बाद वो कुछ भी नहीं कह पाता। उसे इसकी आवाज बहुत स्वीट लगती है, और फिर वो उसके हाथ से खाना खाने लगता है। यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि जैसे बिंगचन उसे पहले से ही जानता हो। वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? और वो अनजान बनकर पूछने लगती है क्या याद नहीं? मुझे समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाहते हो? अब उसके बाद उसे खाना खिलाकर जैसे वो वहां से बाहर जाने लगती है, तो वो उसे रोक लेता है और पकड़कर अपनी ही लैप में बिठा लेता है। लैंची उसके इस जेस्चर से काफी हैरान हुई थी, लेकिन फिर वो अपनी व्हील चेयर को मूव करता हुआ दरवाजे के पास लेकर जाता है, और फिर उसके बाद अगले ही लम्हे लैंची उस कमरे से बाहर गिरी पड़ी थी। ये सारा सीन बटलर और मेड्स भी देख लेती हैं, और बटलर कहने लगता है कोई बात नहीं, पहली दफा आपको काफी सक्सेस मिली है। आप इस कमरे में 23 मिनट्स एंड 50 सेकंड्स रही हैं, इससे पहले तो कोई 2-3 मिनट में ही निकाला जाता था। अब लैंची को उसी विला में अपना एक अलग बेडरूम भी दे दिया गया था। लैंची को ये नई लाइफ बहुत ऑकवर्ड फील हो रही थी, लेकिन फिर भी वो इसे एक्सेप्ट कर रही थी, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता ना था, ना ही उसके पास फैमिली की सपोर्ट थी। और जियांग यांजी वो तो उसे एक टिश्यू पेपर की तरह से यूज करता था, उसे ये बात भी पता चल गई थी। नेक्स्ट डे वो जैसे ही अपने काम पर जाती है, तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो जियांग की कंपनी में ही काम करती है, और ये कंपनी उसके अंकल चला रहे थे। यहाँ पर सारे लोग यही गॉसिप कर रहे होते हैं कि आजकल यांजी के साथ एक नई लड़की चियाओ चियाओ को देखा जा रहा है। पता नहीं इस लैंची का क्या बनता है, लेकिन उसने तो अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया था। वो आती है, आज अपना सामान भी पैक कर दिया, और साथ ही साथ अपना रेजिग्नेशन लेटर भी जाकर दे देती है। और जो अंकल थे वो तो जैसे ही रेजिग्नेशन देखते हैं वो तो शॉक्ड ही रह जाते हैं।
वो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिस पर लैंची काम कर रही थी। अब वो ये प्रोजेक्ट बीच में छोड़कर जाएगी, ये काम कैसे संभलेगा, वो परेशान होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर लैंची के स्टमक में जाकर चेयर लगी थी, जिसकी वजह से वो बार बार वहां पर हाथ लगा रही थी। और अंकल को ऐसा लगता है ये कुछ गायनी के इश्यूज की वजह से अपनी छुट्टी ले रही है। वो कहने लगते हैं कि अगर ये रीजन है तो फिर तो मैं तुरंत ही तुम्हारा डिजाइन एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद वो यानजी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला तुम डैडी बनने वाले हो, मुझे खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई। और बस यानजी दोबारा से खुश हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ये लैंची, इसने एक और नई चाल चली है। अब इस तरह से ये लोगों के सामने नाटक करेगी और मुझे दोबारा पाने की कोशिश कर रही होगी। अंदर ही अंदर मन में तो यानजी अच्छे से जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब जैसे ही वो अपना सामान पैक करके जा रही थी तो उसे उसकी मम्मी बुलाती हैं। वो उनसे मिलने के लिए एक जगह पर पहुंच जाती हैं। एक्चुअली ये उसकी एडॉप्टिव मॉम है। ये बहुत रूड है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने यानजी के साथ ब्रेकअप कर लिया, क्या तुम्हें हमारी फैमिली की कंडीशंस का कुछ पता नहीं, और जॉब क्यों छोड़ी वहां से। अब इसके साथ ही लैंची उनसे कहने लगती है कि ठीक है, आपने मुझे अब तक पाला है, लेकिन ये आप भी अच्छे से जानती हैं कि आप मुझे एक बेटी वाला दर्जा देती ही नहीं हैं। अब मुझे बता दें कि अब तक मुझे बड़ा करने की आप क्या कीमत रखती हैं। मैं आपको प्राइस पे करूंगी और उसके बाद हमारे रास्ते अलग। वो भी मुंह फाड़ के कहती है ठीक है, फिर 100 मिलियन दे दो, और वो भी एक हफ्ते के अंदर अंदर, और अगर ना दिए तो फिर मैं तुम्हारी बोटियां उतार कर चील कौवों को खिला दूंगी। अब लैंची वापस पहुंचती है। वो जैसे ही आती है तो उसे पता चलता है कि आज उसके हस्बैंड बिंग चन की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसने पेन किलर्स भी लिए थे, फिर भी उसकी पेन में कमी नहीं हो रही थी। यहाँ पर वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कोई म्यूजिक बजा दूं, और वो वायलिन बजाने लगती है जो उसे काफी अच्छे से बजाना आता था। और जैसे ही उसकी ये धुन बिंग चन सुनता है तो उसे पुरानी यादें आने लगती हैं। एक कार रेसिंग ट्रैक था और एक रेसिंग कार के बाहर बिंग चन खड़ा हुआ था और यही म्यूजिक सुन रहा होता है। ये सब सुनकर उसे पुरानी यादें आती है और हीलिंग जैसी फीलिंग आने लगती है। वो काफी बेटर हो गया था और डिस्ट्रैक्ट होने के बाद वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए आज कुछ लेकर भी आई हूँ। और शॉपिंग में उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आई थी जिसमें कुछ गेम्स थी जिसके थ्रू वो खुद को बिजी रख सकता था। वो उससे कहती है कि ठीक है, मैं एक धुन बजाऊंगी और इसी बीच अगर तुमने इसे असेंबल कर लिया तो फिर तुम जीते, और अगर तुम जीत गए तो फिर तुम्हें एक प्राइज मिलेगा और प्राइज में होगी मेरी एक किस। ये सुनते ही बिंग चन कहने लगता है कि ये तो फिर पनिशमेंट हुई ना। अब वो थोड़ी सी एम्बेरस होती है और कहती है ठीक है, अगर मैं धुन बजाऊं और तुमने इतने टाइम में कंप्लीट ना किया तो फिर तुम्हें पनिशमेंट में मेरी किस मिलेगी। अब वो धुन बजाना स्टार्ट कर दिया और वो भी अपना काम स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो जैसे ही देखती है तभी उसका एक पीस रहता था, वो पूरी तरह से उसे असेंबल नहीं कर पाया था, तो वो उसे किस दे देती है कि ये लो तुम्हारी पनिशमेंट। लेकिन साथ ही साथ देखती है तो वो पहला नहीं बल्कि दूसरा पीस था। एक तो वो कब का कंप्लीट कर चुका था। अब ये देखकर वो काफी शर्मिंदा होती है और यहाँ पर बिंग चन उसे तंग करने के लिए कहने लगता है कि देखो, मेरा तो प्राइज बनता था, तुमने मुझे पनिशमेंट दे दी, तुमने मेरा एडवांटेज उठाया है, ये याद रखना, मैं बदला जरूर लूंगा। अब नेक्स्ट डे बिंग चन एक जगह पर शॉपिंग करने के लिए जा रहा था और वो थी एक स्पेशल किस्म की टी शॉप जो कि उसके दादाजी को बहुत पसंद थी। वो उनकी बर्थडे पर उन्हें कोई स्पेशल गिफ्ट देना चाहता था। अब यहीं पर ही लैंची कहती है कि मुझे भी टी का बहुत शौक है, पहचान भी अच्छी है, मैं भी साथ चलती हूँ। और वो दोनों वहां जा रहे होते हैं, जबकि उधर हमें यानजी को दिखाते हैं कि वो भी इसी शॉप पर आया हुआ था और सोचने लगता है कि लैंची मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज है, उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है, तो क्यों ना उसे मनाने के लिए स्पेशल टी उसके लिए खरीदने जाऊं जो वो बहुत पसंद करती है। और इत्तेफाक से वो दोनों एक ही शॉप पर आए हुए थे। लेकिन यहाँ पर जिन बिंग चन की फैमिली ऊंची होने की वजह से उसे स्पेशल जगह पर बिठाया जाता है, वहां पर नहीं जहाँ पर यानजी आया हुआ था। लेकिन यानजी को बातों के थ्रू इतना जरूर पता चल जाता है कि जो टी वो खरीदना चाह रहा था वो मिसेस जिन ने खरीद ली है। यहाँ पर बिंग चन आया हुआ है और उसकी वाइफ को ये बहुत पसंद है। वो सोचने लगता है कि उसकी वाइफ की और मेरी लैंची की पसंद एक जैसी है, हैरत की बात है। हमें दिखाते हैं कि उसी टाइम पर अपनी शॉपिंग कंप्लीट करके बिंग चन और लैंची वापस जा रहे होते हैं। लेकिन यहीं पर ही लैंची को यानजी के असिस्टेंट की कॉल आती है, क्योंकि ऑफ कोर्स बॉस को तो उसने ब्लॉक किया हुआ था। वो जैसे ही देखती है कि ये लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो तुरंत ही गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। वो नहीं चाहती थी कि यानजी उसे देखे। इतने में हमें पता चलता है कि बिंग चन को भी ये फीलिंग आ जाती है। जैसे ही यानजी वहां पहुंचता है और कहता है कि मैं मिस्टर और मिसेस जिन से मिलना चाहता हूँ, तो वो जान जाता है कि ये इसका एक्स बॉयफ्रेंड है। वो बोलता है तुम परेशान ना हो, और इसके साथ ही उसने अपने ड्राइवर को कह दिया था। ड्राइवर बोलता है कि इस वक्त मिस्टर और मिसेस जिन आपसे मिलना नहीं चाहते, और ये कहता हुआ वो गाड़ी निकाल कर चला जाता है। और यानजी की उनके सामने इतनी औकात नहीं थी कि वो बुरा मना सकता। अब उसके बाद एक फैमिली डिनर था और वही मौका था जब दादाजी की बर्थडे भी थी।
यहाँ पर बिंगचन अपनी वाइफ को भी साथ लेकर जाता है और वहाँ पर लैंची का आमना सामना होता है उसके एक कजन से, जो कि दिखते ही काफी मीन लग रहा था और उसका नाम था जैंग। यहाँ पर जैंग बातों ही बातों में ये शो करा देता है कि उसे बिंगचन से बहुत प्रॉब्लम है और यहाँ पर उसे उस फैमिली के कुछ और मेंबर्स भी दिखने को मिलते हैं, जिसमें से एक उसका अंकल जूली भी था। दादाजी तो काफी खुश हो गए थे कि बिंगचन ने अपनी जीवन साथी चुन ली है और इसके साथ साथ उन्हें लैंची का पसंद किया हुआ गिफ्ट भी काफी अच्छा लगा था। यहाँ पर वो टी पीते पीते एक बहाने से जैंग आगे बढ़ता है और बिंगचन को एम्बैरेस करने के लिए, उसे उसकी कमजोरी दिखाने के लिए वो टी उसके ऊपर गिराने वाला था कि इतने में उसकी वाइफ आगे बढ़ती है और उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। बिंगचन देख तो नहीं सकता था, लेकिन उसे जैसे सारों की नीयतें पता थी, उसे अच्छे से मालूम पड़ जाता है कि जो जैंग करने की कोशिश कर रहा था वो इंटेंशनल था और इसको एक्सीडेंटल बोल रहा है। अब जैंग वहां से जा रहा होता है तो इतने में उसकी चाबी पीछे रह गई थी और यही चाबी जब लैंची देखती है तो कहती है मैं उसे दे आती हूँ। अब जाते ही एकदम से उठाकर खींच के चाबी उसके माथे पर दे मारती है और इतना बड़ा सा स्कार लग जाता है और फिर उसे कहने लगती है कि तुमने क्या मुझे भी अंधा समझा हुआ है, तुमने जानबूझकर मेरे हस्बैंड को टारगेट करने की कोशिश की थी और यही उसका बदला है। आइंदा उससे दूर रहना, वरना ये ना समझो कि अब मेरा हस्बैंड अकेला है, मैं हूँ उसकी सुरक्षा करने के लिए। और उसी टाइम पर पीछे से आता हुआ जिन बिंगचन ये सारा कुछ सुन लेता है और बिंगचन को बहुत ज्यादा फेस पर एक स्माइल थी, किस तरह से उसकी वाइफ उसके लिए सिंसियर है, उसे प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन उसके मुड़ने से पहले ही वो वापस चले जाता है। अब जैंग को काफी गुस्सा आया था, वो अंदर आकर बहुत शोर मचाता है कि नई वाली भाभी ने मेरे साथ क्या किया है, मुझे जानबूझकर मारा है। लेकिन लैंची मासूम बन जाती है और कहती है कि मुझे क्या पता था कि ये इतना वीक है, ये कैच भी नहीं कर पाएगा, मैंने तो इससे सिर्फ एक कैच थ्रो किया था। अब इस टाइम पर कोई भी लैंची को कुछ भी कहता उससे पहले ही बिंगचन उसकी साइड लेता है और कहता है कि मेरी वाइफ ऐसा कर ही नहीं सकती, लगता है कि तुम्हें कोई क्लासेस ज्वाइन करानी पड़ेंगी, बास्केटबॉल की क्लासेस तुम्हारे लिए कहीं साइन करा दूं। अब ये सुनते ही जैंग को काफी इंसल्ट फील होती है और वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। अब उसके बाद गाड़ी में बैठकर लैंची बिंगचन से कहने लगती है कि आज तुमने मेरा साथ दिया, मुझे प्रोटेक्ट किया, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, थैंक यू सो मच। लेकिन वो उससे कहने लगता है कि थैंक यू तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए, तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया था और तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज बनता है। आज के बाद अगर कोई भी तुम्हें अच्छा ना लगे, उससे झगड़ा मोल लेने को दिल करे, बेशक दिल खोल के लड़ना, ये याद रखना कि मैं तुम्हारी बैक पर खड़ा हुआ हूँ। अब उसका इतना ही कहना लैंची के लिए बहुत कुछ था। इतने में यहाँ पर दोबारा से बिंगचन को पेन होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पेन किलर्स का असर खत्म हो गया था। ये वो इशू था जिसमें लैंची उसकी हेल्प करने की कोशिश तो करती थी, लेकिन फिर भी कर नहीं पाती थी। अब उसके बाद वो अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है, जबकि लैंची अपने कमरे में आ गई थी। यहाँ पर वो अपनी बेस्टी को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैंने उस कम बैक यांजी से ब्रेकअप कर लिया है, और तो और मैंने किसी और से शादी भी कर ली है। वो कौन है मैं तुम्हें कल बताऊंगी। मिलते हैं उसी कैफे पर जो मुझे बहुत पसंद है। अब उसकी बेस्टी भी उसी कैफे में पहुंची हुई थी। लैंची देखती है तो यहाँ पर यांजी भी अपने असिस्टेंट के साथ बैठा हुआ था। बेस्टी कहने लगती है कि क्यों ना हम कहीं और चलें, लेकिन वो बोल देती है कि इनसिग्निफिकेंट लोगों की वजह से मैं अपनी फेवरेट जगह क्यों छोड़ूं। और इसके साथ ही वो दोनों इकट्ठे बैठकर वहां पर कुछ खाने लगते हैं। यहाँ पर वो उसे बता देती है कि क्या तुमने जिन फैमिली के बारे में सुना है। वो बोलती है किसने नहीं सुना होगा, इस शहर में सबसे स्ट्रांग है। वो पूछती है अच्छा तो फिर बिंगचन को जानती हो। वो बोलती है कि हाँ उसे भी जानती हूँ, उसके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि इस टाइम पर फाइनेंशियली वो किंग ऑफ बीजिंग है। तो वो कहती है अच्छा तो फिर मैं मिसेस बिंगचन हूँ। ये सुनते ही वो हैरान रह जाती है और कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं होगा कि तुम इतनी स्ट्रांग बन जाओगी। और इतने में वो लड़की वहाँ चियाओ चियाओ भी पहुंच जाती है, जिसे देखते ही यांजी उसके क्लोज होने की कोशिश करता है। वो ये जानबूझकर कर रहा था ताकि लैंची उसे देखे और फिर जेलस हो, लेकिन लैंची को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने तो नजर उठाकर भी नहीं देखा था कि यांजी के साथ कोई बैठा भी है कि नहीं। लेकिन इतने में चियाओ चियाओ जानबूझकर उसके साथ इंटरेक्ट करने लगती है और इतने में यांजी भी वहां पर पहुंच जाता है। वो उसी टेबल पर खड़ा हुआ था कि पीछे से असिस्टेंट उन सारों की इकट्ठी एक फोटो ले लेता है और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लेता है। एक तरह से उसने अपने मूवमेंट्स पर अपनी सेल्फी डाली थी, पर यही फोटो कोई देख लेता है और वो था बिंगचन का बटलर। और उसके मुंह से निकल जाता है कि ये क्या, ये लोग एक ही जगह पर हैं। और बस इतना ही होना, बिंगचन उससे पूछने लगता है कि हुआ क्या है। वो बताता है कि एक्चुअली मैडम लैंची जहाँ पर गई हुई है वहीं पर यांजी भी है, लेकिन शायद इत्तेफाक से उनका आमना सामना हुआ होगा। वो लोग एक फोटो में हैं, बहुत सारे लोग हैं इकट्ठे। अब ये सुनते ही बिंगचन की तो हालत खराब हो जाती है, उसे बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही थी। वो कहता है कि उसने तो बोला था कि वो अपनी बेस्टी के साथ कहीं जा रही है, और फिर उसके बाद अपनी बेस्टी के साथ समय बिताते बिताते उसे बहुत लेट हो जाता है। वो रात को लेट नाइट घर पर आती है।
जाती है, पहले तो नॉक करती है। बिंगचन के दरवाजे से कोई जवाब नहीं आता तो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड का फोन आता है। वो उससे बातें कर रही थी। उससे पूछती है कि क्या तुम्हें वाकई बिंगचन से प्यार तो नहीं हो गया। तुम इतनी उसकी बातें कर रही थी, इतनी केयर कर रही थी। तो वो कहने लगती है कि मुझे उससे कैसे प्यार हो सकता है, हमारे बीच सिर्फ एक बॉस और एक एम्प्लॉय जैसा रिश्ता है। उसने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जैसे बिजनेस के लिए करते हैं, दैट्स ऑल। मेरी इसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं और ना ही हो सकती हैं। ये सारा कुछ उसने ऐसे ही बस बोल दिया था। लेकिन उसी टाइम पर उसके कमरे के बाहर अपनी व्हील चेयर पर बिंगचन ये सारी बातें सुन लेता है। ये सुनते उसे इतना शॉक मिलता है कि वो व्हील चेयर से गिर गया था। उसका मन तो करता है कि वो अंदर जाए और लैंची को अपने दिल की हकीकत बता दे कि वो बहुत समय से उससे प्यार करता है। लेकिन फिर सोचने लगता है कि इस हालत में जब मैं इतना अगली हूँ, ना मैं चल सकता हूँ ना मैं देख सकता हूँ, क्या मैं उसके काबिल हूँ वाकई। और फिर बस बटलर उसे उसके कमरे में वापस लेकर आ जाता है। अब मम्मी दोबारा से कॉल कर रही थी और यहाँ पर लैंची ने अपना नाटक स्टार्ट कर दिया था। वो कहती है कि मैंने जिस फैमिली में शादी की है वो रिच तो है, लेकिन ये मैन बहुत ओल्ड है, 72 ईयर्स का है और मुझे बहुत मार पीट भी करता है। उसने मुझे तंग किया हुआ है। लेकिन मम्मी को तो पैसे से मतलब था। वो कहती है कि वो हमें कितना पैसा दे रहा है तुम्हारी डाउरी के तौर पर, और वो मम्मी से मिलने का फैसला करती है। यहाँ पर उसने थोड़ा बहुत मेकअप किया हुआ था जिससे लेकर चली जाती हैं और उसके बाद मुड़कर भी नहीं देखती कि मेरी बेटी की क्या हालत है। जबकि उधर बटलर आज बिंगचन से कह रहा था कि क्या आपके लिए एक केयर गिवर हायर कर लूं जो 24 आवर्स आपके साथ रहेगी। यही बात वो सुन लेती है और लैंची अंदर आती है, कहती है ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मेरे होते हुए किसी और को लाने की क्या जरूरत। ये तो उस दिन मिस्टर बिंगचन ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया था। अगर ये मुझे वापस आने दे तो मैं 24 आवर्स इनके साथ रहने को रेडी हूँ। और बिंगचन भी टॉन्ट करते हुए उससे कह देता है कि हाँ, तुम वाकई इस कॉन्ट्रैक्ट को और इस रिश्ते को बहुत सीरियस ले रही हो, अपने बॉस की इतनी केयर कर रही हो। ये सुनते ही लैंची को अंदाजा हो जाता है कि कल इसने मेरी बातें सुन ली थी। वो काफी शर्मिंदा होती है और फिर सोचती है कि मैं इसे दिखा दूंगी कि मैं इसकी वाकई केयर करती हूँ। अब वो अपना सामान लेकर उसी के ही बेडरूम में शिफ्ट हो गई थी। इतने में वो देखती है तो एकदम से आता है और अपनी शर्ट उतारने लगता है। वो सोचती है कि ये कपड़े चेंज कर रहा है मेरे सामने ही। चुपचाप अपनी सांसें रोककर खड़ी रहती है ताकि इसे पता ना चले कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और ये एम्बैरस ना हो और मैं भी ना हूँ। लेकिन वो दूसरी शर्ट पहनता है और उसके बाद वहाँ से निकल जाता है, ये कहते हुए कि अगर तुमने अच्छे से देख लिया हो तो यहाँ से जा सकती हो। और वो जो अपना टॉवल पकड़े नहाने के लिए जा रही थी, एकदम दोबारा से परेशान हो जाती है और नर्वस होकर वहीं से भागने की करती है। अब वो इतनी नर्वस हो गई थी कि उसने अपने कपड़े बाहर ही रख दिए थे। वो अंदर ले जाना भूल गई थी और अब टॉवल पहनकर वापस आ रही होती है। सोचती है कि उसे कौन सा दिखता है, और वैसे भी वो अब तक कब का सो चुका होगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो सामने ही मौजूद है। और जैसे ही वो गिरने वाली थी, जाकर सीधी उसकी लैंडिंग होती है बिंगचन की लैप के ऊपर। वो उसे जैसे ही पकड़ता है तो उसे यादें आने लगती हैं कि इतने सालों बाद मैं इसे दोबारा से मिल रहा हूँ, लेकिन इसे मेरा कुछ पता नहीं है। जब भी ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन बनती थी तो बिंगचन उसे किसी न किसी मजाक की शक्ल में टाल देता था। अभी भी उसे कहता है कि अगर तुमने एंजॉय कर लिया हो तो जाओ और अपने कपड़े पहन लो। अब उसके बाद आधी रात को एक दफा डर के बिंगचन की आंख खुल जाती है। वो हाथ लगाता है बेड पर और कोई भी नहीं था। एक्चुअली लंची सामने सोफे पर बैठी हुई थी। वो उससे पूछने लगती है कि अगर आपकी इजाजत हो, आपको बुरा ना लगे, तो इस बेड पर थोड़ी सी जगह मैं ले लूं, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं सोफे पर सोने की आदी नहीं हूँ। और वो तुरंत ही उसे इजाजत दे देता है। वो उसे मना करता भी कैसे, वो तो ट्रूली उसे अपनी रियल वाइफ मान चुका था। अब उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि ये लड़का कितना हैंडसम है। वो सोचने लगती है कि अगर यानजी से पहले ये मुझे मिला होता तो ये मेरा फर्स्ट लव ही होता, मुझे तो इससे लव एट फर्स्ट साइट ही हो जाना था। लेकिन पता नहीं ये मेरे लिए क्या फीलिंग्स रखता है, मुझे कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ समझता है या फिर रियल, आई डोंट नो। अब इतने में ऊपर से उनके कमरे में कोई आ जाता है जिसे देखकर वो बहुत एम्बैरस होती हैं। लेकिन ये थी बिंगचन की सिस्टर युआन। और युआन बहुत ही स्वीट थी। वो उन दोनों से कहती है कि मैं पहली दफा अपनी भाभी से मिल रही हूँ और मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब आप दोनों ड्रेस अप होकर नीचे आ जाएं। लंची जब भी चोरी चोरी बिंगचन को देखने की कोशिश करती थी वो हमेशा से उसे पकड़ लिया करता था। उसकी आइज तो नहीं थी लेकिन बाकी सेंसेस बहुत शार्प थी। वहीं इसके साथ ही हमें पता चलता है कि युआन ने बिंगचन के ट्रीटमेंट का सारा प्लान रेडी किया हुआ है। सिर्फ 1 महीना है, उसके बाद उसकी सर्जरी हो जाएगी। ऑल्दो इसमें सक्सेस चांसेस काफी कम थे, लेकिन फिर भी बिंगचन ये रिस्क लेना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो सारी जिंदगी इस तरह से गुजार दे। और इसके साथ ही युआन कहती है कि मैं क्रूज पर एक पार्टी रखने वाली हूँ और इस पार्टी में आप दोनों भी आएंगे और भी मैं बहुत सारे लोगों को बुलाऊंगी और उनमें से एक यानजी भी होने वाला है। उसने अब तक मेरी भाभी की बहुत इंसल्ट भी हो रही थी। यहाँ पर यानजी हुआ था और उसे लगता है कि ये उसी का ही हस्बैंड है।
वो उससे कहने लगती है कि देखा, मेरा भाई ही था जिसने तुम्हें हीरे की तरह रखा हुआ था, तुम उसके काबिल ही नहीं थी, तुम हो इसी के काबिल, और यहाँ पर भी तुम किसी तरह से लिंक्स लगाकर इसीलिए पहुंची होगी ताकि मेरे भाई को दोबारा से पाने की कोशिश कर सको। ये तुम्हारी सोच है। वो उसे बार बार नीचा दिखा रही होती है, पर उसके सामने ऑफ कोर्स लांची अभी तो कुछ भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि ये मैरिज एक सीक्रेट मैरिज है। पर इतने में युआन वहां पहुंच जाती है और आते ही शुआंग को चुप करा देती है और कहती है कि ये मेरी पार्टी, मैंने खुद इसे इनवाइट किया है, तो मेरे किसी गेस्ट को इंसल्ट नहीं कर सकती। वेल, अब उसके बाद इसी पार्टी में एक ऑक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर कुछ बहुत ही रेयर किस्म की आइटम्स थी और उनमें से एक नेकलेस था। पहले ये नेकलेस बहुत सुंदर था और ये शुआंग को काफी पसंद आ जाता है। वो अपने भैया से कहती है कि मुझे ये दिला दो और वो तुरंत ही बोली लगाने लगता है। उसने ये नेकलेस खरीद लिया था और उसके बाद एक रिंग की बारी आती है। ये रिंग वो रिंग थी जो कि लैंची को बहुत पसंद थी और उसने एक दफा यानजी को कहा था कि मैं ये रिंग खरीदना चाहती हूँ। इसके पीछे उसके नेम के मीनिंग्स लिखे हुए थे और ये एक एंटीक थी। उसने तब उसे बोला था कि जब तुम्हें प्रपोज करूंगा तो इसी रिंग के थ्रू करूंगा। अब यानजी ऑफ कोर्स लैंची को मिस तो बहुत कर रहा था, वो उसे वापस पाना चाहता था, तो इस रिंग के लिए वो बोली लगाने लगता है। लेकिन कोई और भी था जो यही रिंग चाहता था और वो था बिंगचन। उसे भी पता था कि ये रिंग लैंची को कितनी वो रिंग उसकी औकात से बाहर हो और जहाँ तक जिन फैमिली की पावर थी वहाँ तक तो यानजी पहुँच ही नहीं सकता था। और इन दी एंड बहुत ऊंची बोली लगाकर बिंगचन वो रिंग खरीद लेता है। इस बात का यानजी को काफी अफसोस होता है। वो रिंग उसकी औकात से बाहर हो चुकी थी और अब तो लांची भी। वेल, अब उस पार्टी में बिंगचन को बैठे हुए जब गर्ल्स देखती हैं तो सोचने लगती हैं कि ये कितना हैंडसम है। और उन सबको ये भी भरोसा था कि एक एक्सीडेंट में इसकी ये हालत हुई है, लेकिन जितनी जिन फैमिली की पावर है ये एक ना एक दिन ठीक भी जरूर हो जाएगा। लेकिन सारे इस बात को देखकर काफी जेलस हो रहे थे कि इसी पार्टी में लैंची को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है और तो उसे बिंगचन के बाजू में बैठने की जगह भी मिल जाती है। ये देखकर तो गर्ल्स जेलस होकर रह जाती हैं। बिंगचन आज से पहले किसी गर्ल को अपने क्लोज नहीं आने देता था। अब यहाँ पर उस पार्टी में युआन एक गेम खेलना भी स्टार्ट कर देती है और इस गेम में विनर रहती है हमारी हीरोइन लैंची और वो कहती है कि ये विन कर गई है तो इसे एक सरप्राइज गिफ्ट भी तो मिलना चाहिए। और बिंगचन कहने लगता है कि गिफ्ट मैं इसे दूंगा और इसके साथ ही वही रिंग जिसका नाम नैन्सी था वो उसे पहनाने लगता है। ये देखकर वहां मौजूद हर लड़की जेलसी से पागल हो रही थी और यानजी का तो बुरा हाल हो गया था। ये सारा कुछ देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लगता है कि युआन ने ये पार्टी अरेंज ही इसलिए की थी ताकि वो यानजी को जेलस करा सके, ये दिखा सके कि उसने क्या खोया है। यहाँ पर यानजी बिंगचन से कहने लगता है कि मिस्टर जिन, आपकी एक वाइफ भी है, उसके होते हुए आप इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट एक रिंग किसी और लड़की को कैसे दे सकते हैं। पर बिंगचन कहने लगता है कि मेरी इस तरह की हैबिट नहीं है कि मैं लड़कियों के साथ टाइम पास करूं तुम्हारी तरह। अब ये सुनते ही यानजी की काफी इंसल्ट हो जाती है और उसे लगता है कि वो उसे यहाँ से उठकर चले ही जाना चाहिए। और फिर इसी के साथ ही हमें पता चलता है जब युआन फोन पर बात कर रही थी कि एक्चुअली अब्रॉड में कुछ सालों पहले लैंची की और उसके भाई की मुलाकात हुई थी और इन दोनों को प्यार हो गया था। इन्होंने कुछ समय इकट्ठे गुजारा है, कुछ महीने, लेकिन इनके दिल पर एक दूसरे के नाम ही प्रिंट हो गए थे। एक दूसरे को जीवन साथी बनाना चाहते थे, लेकिन इतने में वहाँ पर एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया था जिसके बाद उसकी भाई की हालत भी बहुत खराब हो गई थी। और इसके साथ साथ लैंची वो भी 3 महीने कोमा में रही थी और जब वो जागी थी तो उसके बाद उसे इस टाइम की कुछ भी याद नहीं थी, उसे अमनीजिया हो गया था। वेल, अब रूम में लैंची वापस आती है। यहाँ पर बिंगचन उससे कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो बाहर का नजारा कैसा है। वो उसे बताती है कि बाहर समुद्र बहुत शांत और बहुत सुंदर है और आसमान पर स्टार्स भी हैं। ये सुनते ही बिंगचन सोचने लगता है कि मैंने इसे वादा किया था कि एक दफा मैं तुम्हें समुद्र में स्टार्स भी दिखाने के लिए लेकर जाऊंगा, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि जब ये वादा पूरा करूंगा तब मैं देख ही नहीं सकता हूँगा। ये सोचकर वो काफी तड़पने लगता है। लेकिन इतने में उसके पास लैंची आती है और उससे कहती है कि जो गिफ्ट आपने मुझे दिया है ये इंतहाई एक्सपेंसिव है, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती और आप पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में मुझे इतना पैसा दे चुके हैं। वो उसके हाथ पर वो रिंग वापस रख देती है, लेकिन इसके साथ ही वो लैंची को पकड़ता है और अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है कि क्यों तुम मेरे और अपने बीच एक लाइन ड्रॉ कर रही हो, मैं ये लाइन नहीं चाहता। इसके साथ ही वो उसे किस कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ, ये बात ध्यान के रखो। अब उसके बाद वो वहाँ से बाहर जाती है और यहाँ पर यानजी से मिलता है। यानजी उससे कहने लगता है कि तुम जानबूझकर मुझे टीज कर रही हो और वो मिस्टर जिन उसकी तुम मिस्ट्रेस बनकर रहना चाहती हो, तुम्हें पता भी है उसकी शादी हुई हो। यानजी उससे ये भी कहता है कि मैं और तुम मेड फॉर ईच अदर है, जो भी नाराजगी है उसे खत्म करो, मेरे पास वापस आ जाओ। और यहाँ पर वो उसे किस करना चाहता था पर बार बार लैंची उसे यही कहे जा रही थी कि मैं मैरिड हूँ, मुझसे दूर रहो, हमारे बीच सारा कुछ खत्म हो चुका। और इसके साथ ही वो उसे जब पीछे धकेल रही थी तो वो पानी में गिर जाता है।
अब उस क्रूज पर दो किस्म के एक्सीडेंट हो चुके थे। एक तो ये कि यांजी वहां पानी में गिर गया था और बाद में उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि बिंग चन को भी सर पर कोई चीज लगने की वजह से चोट लग जाती है। वो भी हॉस्पिटल में पहुंचा हुआ था। लंची के पास दो ऑप्शन थे, वो किसके पास जाती, लेकिन वो वही ऑप्शन चूज करती जो कि उसके लिए सूटेबल था। वो वाकई यांजी को पीछे छोड़ चुकी थी। उसे कोई परवाह नहीं थी कि वो जिंदा है या फिर मर चुका। उसे अगर परवाह थी तो सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड की। वो बिंग चन के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर जॉन उसे इशारों इशारों में कुछ याद कराने की कोशिश भी करती है। उससे पूछती है कि क्या तुम कभी अब्रॉड गई हो। वो कहती है हाँ, मैं गई हुई थी। वहाँ पर मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था और मैं कुछ अर्सा कोमा में भी रही हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे याद नहीं है वहाँ पर मैंने क्या क्या किया। बहुत कम टाइम वहाँ पर रही थी। और यहीं पर वो उसे याद कराने की कोशिश भी करती है कि शायद तुमने कुछ अवार्ड्स विन किए हो या फिर कुछ ट्रॉफीज भी ली हो, लेकिन ऐसा कुछ भी उसे याद नहीं था। जब जुआन देखती है कि मेरी भाभी को ऐसा कुछ भी याद नहीं है तो वो उसे ट्रिगर करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बिंग चन को ये पता चले और भैया ही बहन से नाराज हो जाए। वो चाहती थी कि ये दोनों अपने इश्यूज खुद ही हैंडल करें। अब उसके बाद जब बिंग चन को होश आता है तो वो जाना चाहता था एक शावर लेने के लिए, लेकिन वो उसे बाथरूम जाता हुआ देखती है तो रोक लेती है। जब वो गिर रहा था तो भी उसे संभाल लेती है। यहाँ पर उन दोनों की हग हो गई थी और यहाँ पर लंची तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। वो बार बार उसे कहता है कि मुझे जाने दो, लेकिन वो तब तक उसे जाने नहीं देती जब तक उससे वादा नहीं ले लेती कि तुम अभी शावर नहीं लोगे, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है, तुम्हारी चोट में इन्फेक्शन बढ़ सकती है। जब वो मानता है तभी खुद को उससे अलग होने देती है। अब वो बोलती है कि अगर तुम्हें फेस वाइप करना है तो मैं लाकर करूंगी। इसके साथ ही वो टॉवल लेकर आती है और उसका फेस वाइप करने लगती है। और बस इसी बीच जब वो उसे देख रही थी तो एक बात पर बहुत शर्मा जाती है और ब्लश करने लगती है। फिर उसके बाद वहां से भाग गई थी और फिर सोचने लगती है कि थैंक्स गॉड वो मुझे देख तो नहीं सका। लेकिन उसकी सेंसेस इतनी शार्प थी कि उसने ये जान लिया था कि वो शर्मा कर यहाँ से भागी है। जबकि उधर यांजी उससे तो बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था कि मुझे लंची ने डंप कर दिया है। और तो और उसे इतना पता चल जाता है मैरिज ब्यूरो से कि इसकी शादी हो चुकी है, और वो भी 9 सितंबर को, यानी कि जब इसने मुझसे ब्रेकअप किया था उससे अगले ही दिन इसने किसी से शादी कर ली है। ये सुनकर तो वो और भी आग बगोला हो जाता है। तुरंत ही उससे मिलने के लिए आता है और कहता है कि कौन सा आदमी तुम्हें जो भी चलता हुआ मेरे बाद मिला उससे शादी कर ली। इससे तो साफ पता चलता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, और ये तो सारा कुछ तुमने गुस्से में किया है, और वैसे भी वो 72 साल का बुढ़ा है। उसे छोड़ो और तुम मेरे पास आ जाओ। और उसी टाइम पर फोन कॉल पर बिंग चन भी उसके साथ कॉल पर था। यहाँ पर वो उसे खरी खरी सुना देती है और कहती है कि जो मेरा हस्बैंड है मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ, और तुम्हारे साथ सब कुछ ओवर हो चुका, तुम ये मान क्यों नहीं लेते। अब जब वो कॉल पर दोबारा बात करती है तो बिंग चन काफी खुश सुनाई दे रहा था। वो उससे कहने लगता है कि इसका मतलब है कि तुम हमारी शादी से बहुत सेटिस्फाइड हो और तुम अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश भी हो। तो याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारा ऐसे ही ख्याल रखूंगा और तुम्हें खुश रखने की कोशिश करता रहूंगा। ये सुनते हुए दोबारा से शर्मा जाती है। अब उसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक्चुअली लंची उसका क्रेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, और इसमें वो बहुत अच्छी भी है। वो एक दिन यही काम कर रही होती है कि यहाँ पर बिंग चन पहुंच जाता है। वो उससे कहता है कि मेरी सिस्टर की कंपनी है, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, तुम क्यों ना वहां जाकर एक इंटरव्यू दो, मुझे यकीन है तुम्हारी सिलेक्शन हो जाएगी। वो कहने लगती है कि ये सारा कुछ तो मैं शौक से करती हूँ, अब मेरी असल जॉब तो आपके साथ है ना। वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉजेज में लिखा था कि मुझे सारा समय आपके साथ रहना है। लेकिन बिंग चन उससे कहता है कि मुझे तुम अच्छी लगती हो, और ये सच्ची बात है कि मैं तुम्हारे इस पैशन को आगे कंटिन्यू होते हुए देखना चाहता हूँ। अब से तुम जाओगी और इसी को ही आगे कंटिन्यू करोगी, और इसी में ही मेरी खुशी है, मेरा ऑर्डर है ये सुनते ही वो इतनी खुश होती है कि उसे एक हक कर लेती है, और इस बात पर बिंग चन की खुशी भी देखने वाली। Vivo. Start solving on Google Cloud with immediate access to free credits, plus free usage of products and services. As a new user, you'll receive $300 in credits for the first 90 days, risk-free. You won't get charged when your trial ends unless you manually upgrade your account. Plus, the free tier lets new and existing users use many of Google Cloud services entirely for free, with monthly limits, including cloud computing and data warehouses. Run for free or try out new technologies. Get started with Google Cloud for free.
थी। अब नेक्स्ट डे वो इंटरव्यू देने के लिए उसी ऑफिस में पहुंच जाती है और यहीं पर एक मीटिंग डिस्कस करने के लिए यांजी भी अपने सिस्टर के साथ आया हुआ था। उसकी सिस्टर तो शुरू से ही बहुत मीन थी। यहाँ पर शुआंग एक दफा बैठे हुए देखती है तो लांची के पास आकर उसे बातें लगाने लगती है और कहती है, मेरे भाई की तरफ जॉब छोड़कर तुमने कितना बुरा किया, एक बुड्ढे से शादी भी कर ली, फिर भी तुम्हें जॉब की तलाश है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुमने क्या पाया क्या खोया। पर लांची को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। वो उसे 2-4 सुनाती हुई वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि तुम अपनी फिक्र करो बस। अब वो इंटरव्यू देकर जैसे ही कंपनी से बाहर निकलती है तो यहाँ पर यांजी उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम्हें जॉब की जरूरत है, लगता है तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब है, तुम ऐसा करो तुम जियांग ग्रुप में वापस आ जाओ, तुम्हारे और मेरे रिश्ते का या हमारे पास्ट का तुम्हारी सीट पर कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला, तुम्हारी वाकई जरूरत है उस पोस्ट पर, तुम्हारे जाने के बाद काम काफी गड़बड़ हो चुका है और मैं तुम्हें 3 गुना सैलरी भी देने को तैयार हूँ। तो वो कोई भी जवाब देती उससे पहले ही वहाँ पर बिंगचन पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे ये कबूल नहीं है। ये कंपनी भी जिन ग्रुप के अंडर थी और उसको वहाँ देखते हुए यांजी कुछ भी नहीं बोल पाता, सिर्फ इतना ही कहता है कि आप इतने बड़े हैं, इस छोटी सी लड़की के मामलात को लेकर क्यों बॉदर करते हैं। पर यहाँ पर बिंगचन उसे एक मिल्क टी ला कर देता है और कहता है कि ऑटम्स की पहली टी मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, आई होप मैं फर्स्ट पर्सन हूँगा जिसने तुम्हें ये दी है। ये सुनते ही लैंची को बहुत हार्ट टचिंग फील होता है। एक्चुअली यही से तो उसके घाव स्टार्ट होते थे। चियाओ चियाओ ने एक पोस्ट की थी जिस पर उसने यही दिखाया था कि यांजी ने उसे स्प्रिंग की पहली टी गिफ्ट की है और अब जैसे यांजी के सामने बिंगचन सारे बदले ले रहा था। यांजी भी ये बात समझ जाता है और उससे कहने लगता है कि क्या तुम उस मिल्क टी वाली बात पर नाराज हो, वो तो मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जेलस कराने के लिए किया था, मैं तो तुम्हारे लिए सारी जिंदगी मिल्क टी खरीदने को तैयार हूँ, तुम सिर्फ मेरे साथ चलने को तो रेडी हो। पर वो उसे साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मेरी लाइफ में अब कोई और आ चुका है और मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन इतने में यहाँ पर शुआंग आ जाती है जो कि आते ही लैंची को बुरा भला कहने लगती है और साथ ही साथ बिंगचन के सामने अपनी जगह बनाने के लिए कहती है कि आप इस लड़की को क्यों इतना भाव देते हैं, आपको पता है ये इतने साल मेरे भाई के साथ रही है और ये किसी के लिए भी काबिल नहीं है, आप जैसे पर्सन के तो बिल्कुल भी काबिल नहीं। ये सुनते ही वो अंधा तो था लेकिन फिर भी ठीक निशाने पर उसके गाल पर एक थप्पड़ दे मारता है और बस शुआंग रोती धोती अपने भाई यांजी के सामने बवाल तो मचाती रहती है, पर यांजी की भी जिन बिंगचन के सामने एक भी नहीं चलती थी और इतने में वो अपनी वाइफ को लेता हुआ वहां से चला जाता है। अब वो गाड़ी में बैठा हुआ था, यहाँ पर वो अपनी वाइफ को किस करता है और वो भी उसे किस करती है। उसे कुछ यादें भी आने लगती हैं। उसे ऐसा लगता है कि जैसे इसी पर्सन के साथ उसका कुछ ना कुछ टाइम गुजरा हुआ है, लेकिन इसके साथ ही उसकी हालत खराब हो जाती है, उसके सिर में पेन होने लगती है, पर उसे और कुछ भी याद नहीं आया था। लैंची को पता चल जाता है कि इंटरव्यू में वो सक्सेसफुल रही है और यहाँ पर बिंगचन को उसकी कोई सिफारिश करने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। बिंगचन को उसके लिए बहुत खुशी होती है। वो उससे बोलती है कि अब मैं सारा समय तो आपके साथ नहीं रह सकूंगी, इसलिए मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। उसने खुद ही एक रोबोट डिजाइन किया था छोटा सा और वो कहती है कि मुझे और आपको कनेक्टेड रखेगा और आप जब चाहें इससे बात भी कर सकते हैं, आपका मन भी बहलाएगा और इससे आपको मेरी याद भी आती रहेगी। वो बोलती है कि इसका नाम तो अभी तक मैंने नहीं सोचा, क्यों ना हम दोनों इकट्ठे रखें। और फिर बिंगचन थोड़ा सा सोचने के बाद उससे कहता है कि क्यों ना हम इसका नाम ट्वाइलाइट रखें। उसने अपनी ही लैंग्वेज में जो शब्द बोला था उसका मतलब ट्वाइलाइट निकलता था और इसके साथ ही वो विश भी प्रेजेंट करता है कि जब हमारे बेबीज होंगे, बहुत सारे बेबीज, तो उनमें से पहले बेबी का नाम हम ट्वाइलाइट ही रखेंगे। और ये सुनते ही लैंची काफी ज्यादा शर्मा जाती है। अब उसी कंपनी में एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में युआन के साथ लैंची को थोड़ा सा अब्रॉड जाना पड़ता है और ये वही कंट्री थी जहाँ से लैंची की और बिंगचन की यादें जुड़ी हुई थी। युआन भी उनके पास्ट के बारे में अच्छे से जानती थी, तो यहाँ पर वो उसे सैर कराने के लिए उन्हीं पॉइंट्स पर लेकर जाती है जहाँ पर वो और बिंगचन मिले थे और उन्होंने इकट्ठे समय बिताया था। इधर वो कुछ हॉर्सेस को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे इसी जगह पर वो पहले भी आई है और एक हॉर्स से उसे खास अटैचमेंट भी फील होने लगती है। युआन भी अच्छे से जान चुकी थी क्योंकि ये हॉर्स तब एक बच्चा हुआ करता था जब ये लोग यहाँ पर आते थे और उसने शायद लैंची को पहचान भी लिया था और वो उसे तुरंत ही दोस्ती भी कर लेता है और उसे अपने ऊपर राइडिंग भी करने देता है। लैंची जब अपनी वीडियोस देखती है तो सोचती है कितनी अच्छी हॉर्स राइडिंग, मैंने 1-2 दफा की तो है, पर इस तरह से हर्डल्स को अबूर करना ही मुझे पहले कभी भी नहीं आता था, कुछ तो गड़बड़ है। और फिर उसके बाद वो एक पॉइंट पर जाती है कार रेसिंग देखने के लिए। यहाँ पर एक जगह उसे अपने सिग्नेचर्स भी दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये राइटिंग भी उसी की ही है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या ये कोइंसिडेंस है।
वहाँ पर जाते ही उसे बार बार बिंगचन की यादें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज उसे फोर्सफुली बिंगचन की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। वो तुरंत ही उसे कॉल मिला देती है। वो उस टाइम पर पेन में था। पेन किलर्स लेते हुए भी उसे इतना असर नहीं हो रहा था। यहाँ पर किसी से वो वायलिन लेती है और उसके लिए एक धुन बजाती है। ये वही धुन थी जो हमेशा से बिंगचन सुनता था और उससे सुकून आ जाया करता था, और आज भी ऐसा ही होता है। बिंगचन उसी मिनी रोबोट टॉयलेट की वजह से अक्सर उससे कनेक्टेड रहता था। यहाँ पर वो उसकी मीटिंग्स को भी सुना करता था। वो जितनी कॉन्फिडेंटली हर चीज को हैंडल कर रही थी अब्रॉड में, उसे काफी खुशी होती है। वो अपने कैरियर में इतनी सक्सेसफुल रहे, यही तो उसका सपना था। फिर वहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद लैंची वापस आ जाती है और उसके आते ही बिंगचन उसे एक वार्म वेलकम देता है। वो उसे बहुत मिस कर रहा था। वो अपनी वाइफ को अपने पास बिठा लेता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कितना याद किया, क्या तुम्हें अंदाजा भी है। और इसके साथ ही उसे ये भी बताता है कि बहुत ही जल्द मैं खुद को सर्जरी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। रोजाना ही मैं फिजियोथेरेपी लेता हूँ और मेरी कंडीशन बेटर भी हो रही है। आई होप सर्जरी अच्छी जाएगी। लेकिन अब अब्रॉड से वापस आने के बाद लैंची को लगता था कि कुछ ना कुछ जरूर मिसिंग है, और इसी बारे में बात करने के लिए वो अपनी मम्मी के पास भी जाती है और उनसे पूछती है कि क्या मेरा कुछ पुराना सामान था, ये शायद ऐसा सामान जो अब्रॉड से वापस आया हो। और उसे पता चलता है कि उसका कुछ सामान स्टोर रूम में पड़ा हुआ है। अब वो वहीं जाकर चेक करने लगती है। वो कुछ चीजें वहां से कलेक्ट कर लेती है जो कि उसे लगता है कि काम की हो सकती हैं, उसे कुछ यादें भी दिला सकती हैं। और इतने में मम्मी भी वहां पर आ जाती हैं और यांजी भी। यहाँ पर मम्मी बताती है कि जब ये अब्रॉड में हुआ करती थी तब इसने थोड़ा अरसा एक गरीब से लड़के को डेट किया था जो कि हमारी फैमिली के काबिल नहीं था, इसीलिए अच्छा हुआ इन दोनों का ब्रेकअप हो गया और उसके बाद इनका ये सारा किस्सा यहीं पर ही खत्म हो चुका था। लेकिन ये बात जैसे ही यांजी सुनता है तो वो तो भड़क ही उठता है। कहता है इसका मतलब है कि इसने मुझसे पहले भी किसी को डेट किया था, मैं इसका फर्स्ट लव नहीं था। और साथ ही साथ उसे ये भी पता चल जाता है कि इसकी किसी 72 ईयर्स ओल्ड पर्सन से शादी हुई है, तो उसके बदले मम्मी ने पैसे भी लिए हैं डाउरी में। वो कहने लगता है कि आपने अपनी बेटी को बेच दिया, आपको शर्म आनी चाहिए, आप मुझे अपनी प्राइस बताएं, इसकी वहां से डिवोर्स कराएं, मैं उससे ज्यादा पैसा आपको देने को रेडी हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर सबको लैंची खामोश करा देती है ये कहकर कि मैं कोई बिकाऊ माल नहीं, मैं जहाँ पर हूँ बहुत खुश हूँ। अब उसके बाद लैंची वापस आती है। यहाँ पर इसका कुछ सामान था जो कि रखते हुए मेड के हाथ से गिर जाता है। वो देखने लगती है कि वाह, आपके पास तो इतने सारे सर्टिफिकेट्स, मेडल्स और ट्रॉफीज हैं। और यही बात बिंगचन भी सुन लेता है और कहता है कि अगर इसके पास इतना कुछ है तो इसके सारे अवार्ड्स फ्रेम करके मेरी स्टडी में लगा दिए जाए, मुझे बहुत गर्व है अपनी वाइफ पर। ये सुनते ही लैंची को और भी खुशी होती है। उसका हस्बैंड बेशक कुछ देख नहीं सकता था, लेकिन वो हीरे की परख में बहुत आगे था। वो उसके हर काम को इनकरेज करता था और उसे अप्रिशिएट भी करता रहता था। यहाँ पर वो थोड़ा सा सैड हो जाती है और बिंगचन से कहती है कि पास्ट में कभी भी किसी ने मुझे इतना एक्नॉलेज नहीं किया जितना तुम कर रहे हो। और इस बात पर वो उसके फॉरहेड पर किस करता है और कहता है कि पास्ट को भूल जाओ, अब तुम मेरे साथ हो। अब वो अपना जो सामान वापस लेकर आई थी वहाँ पर एक की भी थी और यही सोचने लगती है कि ये की कहाँ की हो सकती है। फिर बहुत ज्यादा सोचने के बाद और इधर उधर से पता चलाने के बाद उसे यही मालूम पड़ता है कि एक बैंक लॉकर की है। और इसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि बिंगचन अपने ट्रीटमेंट की वजह से अब कुछ लम्हों के लिए खड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो ठीक से वॉक नहीं कर सकता था। अब इसी तरह से एक दिन लैंची अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। वो शावर में जाती है तो पता चलता है कि आगे उसका हस्बैंड बात ले रहा था। वो यहाँ पर एक दफा तो उसे देखती है तो देखती ही रह जाती है। वो बहुत हैंडसम था, उसने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा बॉडी बिल्डर होगा। और फिर इसके साथ ही वो नोटिस कर लेता है। उससे कहता है कि अगर तुमने देख लिया हो तो अब चली जाओ बाहर। और वो एम्बैरेस होकर बोलती है कि मैं अभी तो आई थी, मेरी बस एक दफा नजर पड़ी है, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं। तो वो भी कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर खड़े मुझे देखते हुए पूरे 50 सेकंड्स हो चुके हैं और एक नजर सिर्फ 1-2 सेकंड्स की ही होती है। उसको दिखता नहीं था, लेकिन उसकी सेंसेस इतनी शार्प थी और उसे अपने कानों के थ्रू हमेशा टाइमिंग्स का भी अंदाजा रहता था। अब वो एम्बैरेस होकर बाहर भागती है और फिर सोने का नाटक करने लगती है। इतने में वो उसके पास आता है और उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम नाराज तो नहीं होगी, मैं तो सिर्फ जोक कर रहा था, और अगर तुम मुझे कभी शर्टलेस देख भी लो तो कोई बात नहीं, तुम 50 सेकंड्स क्या 50 मिनट्स भी देख लो तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हारा अधिकार बनता है। अब लैंची को इतना तो भरोसा हो चुका था कि जितना वो बिंगचन से प्यार करती है उतना ही वो भी उससे करता है, लेकिन बिंगचन के सीने में कुछ राज थे जो कि लैंची को लगता है खुद ही पता चलाने पड़ेंगे। अब एक दिन ऑफिस में जब लैंची गई हुई थी तो यहीं पर ही उसकी मुलाकात अंकल यूली से भी होती है। ये बिंगचन के अंकल थे और वो उससे कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें कुछ याद है, हम पहले भी एक दफा मिले थे। लेकिन लैंची कहती है कि सॉरी, मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है। वो उसे बताता है कि एक दफा मैं डूबने वाला था तो तुमने मेरी जान बचाई थी। यहाँ पर अंकल यूली की नीयत कुछ अच्छी नहीं दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो भी एक विलन ही है। और इसी बारे में एक दफा पहले भी बिंगचन ने जिक्र किया था। उसने कहा था कि मुझे अगर सबसे ज्यादा शक अपने एक्सीडेंट को लेकर किसी पर है तो वो अंकल यूली पर ही है।
इसलिए वो अपनी फैमिली से, स्पेशली अपने अंकल से और अपने कजन से लैंची को दूर रहने का ही ऑर्डर करता था। अब थोड़े ही दिन लगे थे, लेकिन लैंची ने उस बैंक अकाउंट का पता चला ही लिया था। अब वो उसी लॉकर को जाकर ओपन करती है तो वहाँ से उसे कुछ सामान मिलता है। उसमें से एक तो रेसिंग कार का मॉडल था, जिसके थ्रू से इतना पता चल गया था कि मेरी मम्मी ने झूठ बोला है। अगर वो लड़का इतना ही गरीब था तो ये गिफ्ट तो काफी एक्सपेंसिव है, वो मुझे ऐसे नहीं दे सकता था। और दूसरा, उसे एक पुराना मोबाइल फोन मिला था, लेकिन उसे चार्ज करना पड़ेगा एक पुराने जमाने का चार्जर लेकर। वो सोचती है कि इसे चार्ज करूंगी और जरूर इसमें से कोई ना कोई राज मुझे मिल ही जाएगा मेरे पास्ट से रिलेटेड। और उसके बाद जब वो शाम को घर वापस लौटती है तो बिंगचन काफी परेशान था। उसकी अगले ही दिन सर्जरी होने वाली थी और उसे लेकर वो बहुत नर्वस था। ये सर्जरी बहुत ही रिस्की होने वाली है, इससे उसके नर्वस सिस्टम पर भी असर हो सकता था और हो सकता है कि वो कभी होश में वापस ना आए। लेकिन वो चलना चाहता था, दोबारा से देखना चाहता था, इसीलिए वो ये सर्जरी का रिस्क लेने को तैयार था। यहाँ पर वो दोनों हस्बैंड वाइफ काफी क्लोज हो जाते हैं। बिंगचन लैंची से पूछता है कि क्या तुम मुझे इजाजत देती हो, क्या मन से मुझे अपना हस्बैंड मानती हो? वो कहती है ऐसा ही है, लेकिन उसके बाद वो उससे दूर हो जाता है और फिर उसे गुड नाइट बोल देता है। लैंची काफी परेशान थी, लेकिन एक्चुअली बिंगचन ने सारा कुछ इस वजह से किया था क्योंकि उसे नहीं पता था कि कल की सर्जरी के बाद वो दोबारा से उठेगा भी कि नहीं। इसीलिए वो लैंची को किसी रिश्ते में ट्रैप करके नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसने खुद को भी रोका, रेजिस्ट किया, क्योंकि वो लैंची से ट्रू लव करता था। अब नेक्स्ट डे जब वो ऑपरेशन थिएटर जा रहा था तो उसकी सिस्टर भी वहाँ पर थी और उसके साथ साथ लैंची भी। वो जाते हुए भी उससे कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। बेशक मैं इस ऑपरेशन थिएटर से जिंदा वापस आऊं या ना आऊं, लेकिन तुमने खुश रहना है, ये मेरी आखिरी विश है। अब उसको थिएटर में भेजने के बाद लैंची वेटिंग रूम में बैठ जाती है। यहाँ पर वो पुराने फोन से कंपैटिबल होता हुआ चार्जर भी खरीद कर ले आई थी। वो जैसे ही फोन को चार्ज करके ओपन करती है तो वहाँ पर उसकी और बिंगचन की बहुत सारी यादें थी। उसका जो शॉर्ट टर्म में बॉयफ्रेंड रहा था, उसका फर्स्ट लव, वो कोई और नहीं बल्कि बिंगचन ही था, जो कि उस वक्त रेसिंग कार चलाने का शौक रखता था। यहाँ पर उन दोनों ने बहुत सारा समय इकट्ठे बिताया था और उनको ट्रू लव भी हो गया था। लेकिन फिर एक एक्सीडेंट के बाद बिंगचन की ये हालत हो गई और लैंची उसे अमनीजिया हो चुका था। वो ये सारा कुछ देखने के बाद बहुत रोती है और सोचती है कि आखिर बिंगचन ने मुझे ये क्यों नहीं बताया। और इसी के साथ ही उसे वो रोबोट मिलता है जिसका नाम उन्होंने मिलकर ट्वाइलाइट रखा था। उस रोबोट में बिंगचन ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा था और वो यही कह रहा था कि मैं ही हूँ तुम्हारा फर्स्ट लव और हम दोनों ने इकट्ठे बहुत सारा समय बिताया था। लेकिन ये सारा कुछ मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें कोई शौक नहीं देना चाहता था और ना ही मैं इस काबिल खुद को समझता था कि तुम मेरे प्यार में हमेशा के लिए खुद को डुबोए रखो। अगर तुम्हारी सर्जरी से सक्सेसफुल वापस आ गया तो फिर ठीक है, हम दोनों ये समय इकट्ठे बिताएंगे, लेकिन अगर ना आ सका तो खुद को कभी भी दोष ना देना। मैं तुमसे ट्रू लव करता था और ये रियलिटी में अपने साथ दफना कर नहीं ले जाना चाहता था, इसीलिए तुमसे शेयर कर रहा हूँ। ये सब सुनने के बाद वो बहुत इमोशनल हो जाती है और काफी देर तक रोती रहती है। उसे बहुत सारी पुरानी यादें भी आने लग गई थी और इसी शौक की वजह से वो एक दफा बेहोश हो जाती है। जबकि उधर सर्जरी में काफी कॉम्प्लिकेशंस आई थी और ऑपरेशन काफी लंबा था। लेकिन इन दी एंड जब पता चलता है कि बिंगचन बिल्कुल ठीक ठाक अपनी सर्जरी से सरवाइव कर चुका है तो उसकी सिस्टर तुरंत ही भागती हुई आती है सारा कुछ लैंची को बताने के लिए। वो इस वक्त बेहोश हुई थी तो यहाँ पर उसका कजन जैंग उसको बेहोश करके अपने साथ ले जाता है, किडनैप करके। और ये सारा कुछ वो अपने डैड मिस्टर यूली के कहने पर ही कर रहा था। उधर यूली भी आज हॉस्पिटल में ही था और उसकी भी एक सर्जरी होने वाली थी। लेकिन ये सर्जरी किस चीज की है ये तो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन वो बिंगचन और उसकी पावर हासिल करने के लिए कोई बहुत बड़ी चाल चल रहा था। उधर थोड़ी देर बाद जब लैंची उठती है उसे पता नहीं था कि याओ कहाँ गई है और इसी बारे में वो बोल रही होती है कि वो रोबोट सुन लेता है और उससे कहता है कि मैंने कुछ रिकॉर्ड किया है। और उस रोबोट में ये रिकॉर्ड हो चुका था कि उसे किसने बेहोश किया है। वो यही रिकॉर्डिंग देख रही होती है कि इतने में अंकल यूली पीछे से आ जाते हैं और फिर वो लैंची को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। अब जब लैंची को होश आता है तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। वो घर पर थी, बेड में सो रही थी। जाकर देखती है तो बिंगचन के कमरे में उसके सर्वेंट्स भी खड़े हुए थे और वो बिल्कुल ठीक ठाक हंसता मुस्कुराता हुआ वहाँ बैठा हुआ था। वो अब देख भी सकता था और उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था। यहाँ पर सर्वेंट्स तो ये कहते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ इकट्ठे समय बिताएं, हमें यहाँ से जाना चाहिए, हमें बहुत सारा काम है। और बिंगचन वो तुरंत ही लैंची का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम खुश नहीं हो? खुश नहीं दिख रही। वो कहती है मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। उसने थोड़ी ही देर में अंदाजा लगा लिया था कि ये बिंगचन वो नहीं है जो उसका था, बल्कि ये कोई और ही है जो उसे रिप्लेस किए हुए है, क्योंकि उनके बीच ही कुछ ऐसी बातें थी जो कि उसे मालूम ही नहीं थी।
उसे पहले ही शक हो चुका था कि इस वक्त कोई इम्पोस्टर है जो कि बिंगचन के रूप में उसके घर में मौजूद है, लेकिन असली बिंगचन कहाँ है। जब तक वो नहीं मिलता वो कोई भी स्टेप नहीं उठा सकती थी। इसी बारे में वो बिंगचन के असिस्टेंट से भी राब्ता करती है, लेकिन इतने में वो बिंगचन ऊपर से आ जाता है और उसने सारी प्लानिंग सुन ली थी जो कि वो असिस्टेंट के साथ मिलकर बना रही थी। वो उसे पकड़ लेता है और फिर कहता है, इसका मतलब है तुम्हें बहुत जल्द पता चल गया था कि मैं असली नहीं बल्कि नकली हूँ, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, देखो मेरा फेस भी तो बिल्कुल वैसा ही है। तो तुम अगर उस बिंगचन से प्यार करती थी तो मुझसे क्यों नहीं कर सकती। याद करो तुमने मुझे एक दफा बचाया भी था और मैं अब सारी जिंदगी तुम्हारा गुलाम बनकर रहना चाहता हूँ। और इसी बात से उसे समझ आ जाती है कि यह और कोई नहीं बल्कि अंकल यूली ही है। उनकी भी उस दिन हॉस्पिटल में सर्जरी हो रही थी और उन्होंने बिंगचन से खुद को रिप्लेस कर दिया था। अब अंकल यूली नाइफ की नोक पर उसे अपने साथ ले जाते हैं और असिस्टेंट जिसने असली बिंगचन का पता निकाल लिया था वो उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं। कहते हैं कि मैं लैंची को मार दूंगा, लेकिन लैंची उससे कहती है कि इस वक्त तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बिंगचन की परवाह करनी है, तुम मुझे छोड़ो और इसे लेकर यहाँ से जाओ। और इसी बात पर यूली तो गुस्से से पागल हो जाता है और उसने लैंची पर अटैक कर दिया था। अब इन दी एंड नेक्स्ट सीन में हमें यही दिखाते हैं कि लैंची भी हॉस्पिटल में है और असली वाला बिंगचन भी मिल चुका है। जब वो उठता है तो उसे पता चलता है कि लैंची ने किस तरह से उसे बचाने के लिए खुद की बलि देने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उसकी जान बच गई क्योंकि उसके किसी वाइटल ऑर्गन को चोट नहीं लगी थी। असिस्टेंट उन दोनों को देखकर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को देखकर पता चलता है कि ट्रू लव किसे कहते हैं। और उसके बाद लैंची और बिंगचन एक दूसरे को हक करते हैं और बिंगचन बहुत खुश था क्योंकि अब वो देख